अगर देखा जाए तो जैसे ही नया भूसा आता है तो पशुपालक खिलाना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ साथ 2-3 समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। एक तो पहली समस्या है कि पहले क्या करते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, ये गेहूं का भूसा तुरंत नहीं खिलाते थे। जी सर। कहते थे कि बरसात बीत जाए, एक बरसात आ जाए, एक बरसात 2 बरसात हो जाए तो जाके गेहूं का भूसा खिलाते थे। नमस्कार किसान साथियों, आज का वीडियो पशुपालन से संबंधित होने वाला है। पशुपालन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब पशुओं को नया भूसा दिया जाता है तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे अफारा आना और डायरिया वगैरह होना। तो इसी से संबंधित बातें आज डॉक्टर साहब से करेंगे, जो कि हमारे एक मार्गदर्शक हैं। इनका नाम डॉक्टर अमित बरनवाल सर है और जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन और पशु चिकित्सा वैज्ञानिक रह चुके हैं और वर्तमान समय में पशु चिकित्सा अधिकारी भी हैं। तो सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सोमेश। कृषि धारा के दर्शकों को नमस्कार। जो समस्या आपने बताई है बड़ी ज्वलंत समस्या है, खासतौर से इस मौसम में। अगर देखा जाए तो जैसे ही नया भूसा आता है तो पशुपालक खिलाना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ साथ 2-3 समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। एक तो पहली समस्या है कि पतला दस्त होने लगता है। दूसरी समस्या ये है कि गोबर में खड़ा भूसा आने लगता है। और तीसरी समस्या ये अगर देखा जाए कि कई बार क्या होता है कि ये नया भूसा इम्पैक्शन करा देता है। इम्पैक्शन का मतलब जाके गोबर को भूसा जो है र्यूमन में पूरी तरह भर जाता है, जिससे अफारा होता है और बाद में गोबर भी नहीं होता है, जिसको पेट बंद बोलते हैं या गोबर बंद भी बोलते हैं। तो सर, इसका कारण क्या क्या है सर? इसके देखिए कई कारण हैं। होता क्या है, जो नया भूसा होता है उसका जो फाइबर कंटेंट होता है वो बेसिकली देखिए, फाइबर कंटेंट तो 3 मुख्य चीज़ों से मिलकर बना होता है: सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन। और जो ये लिग्निन होता है, लिग्निन बैरियर ही जब क्रॉस होता है, बेसिकली जो र्यूमन में माइक्रोफ्लोरा होता है लिग्निन बैरियर को क्रॉस करता है और जो और दोनों फाइबर हैं, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, इनका डाइजेशन तब जाके होता है इसके पश्चात। और हम बात करें तो होता क्या है कि जो नया भूसा आता है, ये जो लिग्निन बैरियर होता है बेसिकली ये बहुत टफ होता है और एंजाइमेटिक एक्शन या माइक्रोफ्लोरा एक्शन उतना प्रभावी नहीं होता है। दूसरा, जो ये भूसा होता है इस समय पे, इसमें होता क्या है कि देखिए, भूसे में वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो क्रूड प्रोटीन वैल्यू होती है ना, वो होती है 3। लेकिन अगर देखा जाए जो एनिमल को प्राप्त होती है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन, वो होती है 0। देखिए, इनका मैकेनिज्म थोड़ा सा पाचन का अलग होता है। र्यूमन में जाता है तो चारा सबसे पहले र्यूमन माइक्रोब्स, जिसमें कि ईस्ट हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गए, ये पाचन करते हैं। और ये पाचन उस समय पूरी तरह से एफिशिएंट हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि र्यूमन चोक हो जाता है। और देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, पैलेटेबिलिटी और डाइजेस्टेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी होता है कि पशु बहुत पसंद करता है उस भूसे को, लेकिन पशु इसको पचा नहीं पाता है। तो पैलेटेबिलिटी ज़्यादा है तो सामान्य सी बात है, जो चीज़ अच्छी लगेगी पशु उसको ज़्यादा खा लेगा और ज़्यादा खाने की वजह से पेट भर जाता है। और उस हिसाब से अगर देखें तो वाटर इनटेक, पानी ग्रहण नहीं करता है पशु। तो अगर पानी कम ग्रहण करता है, इससे जाके र्यूमन इम्पैक्शन हो जाता है। र्यूमन इम्पैक्शन ही नहीं बोलिए, उसमें कभी कभी होता है ओमेसम में इम्पैक्ट होता है, जो कि पेट के भागों में से एक है। और देखा जाए शुरुआती दौर में तो ये देखा जाता है कई बार कि जब ये पाचन बहुत प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ये मान के रखिए कई बार दस्त हो रहा होता है। और कई बार क्या होता है कि भूसे के साथ साथ गोबर के साथ साथ भूसा भी आता है। ठीक है सर, इसका बचाव कैसे करें सर? देखिए, बचाव के तौर पे अगर हम बात करें तो बचाव के तौर पे देखिए, पहले तो कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। अभी क्या है कि कहीं भी देखेंगे, चाहे वो ड्राई फॉडर हो चाहे ग्रीन फॉडर हो, दोनों की स्कार्सिटी हर जगह पे है। लेकिन ड्राई फॉडर के साथ क्या है कि जैसे ही गेहूं आता है, पहले क्या करते थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, ये गेहूं का भूसा तुरंत नहीं खिलाते थे।
जी सर। कहते थे कि बरसात बीत जाए, एक बरसात आ जाए, एक बरसात दो बरसात हो जाए तो जाके गेहूं का भूसा खिलाते थे, क्योंकि तब से कोई कुछ नमी ग्रहण कर लेता था और भूसा थोड़ा सा मुलायम हो जाता था। जो ये जिस लिग्निन बैरियर की मैं बात कर रहा हूँ वो ढीले पड़ जाते थे, जिससे सिल्लोज हेमिसिल्लोज का पाचन बहुत आसान हो जाता था। तो ये एक तो बदल गई, तुरंत ही जैसे ही खलिहान से उठा किसान जो है खिलाने लगा, खेत से डायरेक्ट आ गया और खिलाने लगा। और ये हो गया। तो पहली बात तो अगर ऐसा हो कि जो नया भूसा आ रहा है तुरंत न खिलाया जाए, कुछ रुक के खिलाया जाए। अच्छा, इसके पश्चात अगर मान लीजिए अपरिहार्य है कि आपको ये खिलाना ही खिलाना है, अगर आपके पास कोई और सूखा चारा नहीं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो भी आप भूसा खिला रहे हैं उसको 12 घंटे पहले सोक कर लीजिए, प्रॉपर सोक कर लीजिए, मतलब पानी में पूरी तरह से भिगो लीजिए। और जैसे सुबह खिलाना है तो शाम को भिगो लीजिए, छान लीजिए, फिर खिलाइए। या शाम को खिलाना है तो सुबह भिगोइए और शाम को फिर खिलाइए, ठीक है। और इसके पश्चात अगर जैसे मान लीजिए इस समय ये तो उपलब्धता पे केवल निर्भर करता है, अगर कोई हरा चारा उपलब्ध है आपके पास, हरा चारा उपलब्ध है तो हरे चारे के साथ मिला के खिलाइए। और एक तरीका और हो सकता है कि अगर पुराना भूसा आपके पास कुछ है तो नए भूसे के साथ आप उसको थोड़ा सा मिला के धीरे-धीरे। और देखिए, कभी भी किसी चारे या दाने का, ये तो थंब रूल है, किसी चारे दाने का अचानक परिवर्तन कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात बने कि हम थोड़े से मेडिसिन यूज की तरफ जाएं, या मतलब किसी तरह से अगर ये समस्या हो ही गई तो हम मेडिसिन यूज की तरफ जाएं, तो देखिए पाचन में क्या मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताई। एक तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, जो कि ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा को एक्टिव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या हमारे मान के रखिए भाई, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा उपलब्ध है वो है सरसों की खल उपलब्ध है। और सरसों की खल है उसको आप खिला लीजिए। मात्रा तो देखिए जैसा पशु है, जैसा उत्पादन क्षमता वाला है, वो अलग विषय है, पूरी तरह से अलग विषय है, कितना खिलाना है कितना नहीं। उस विषय पर भी आप एक वीडियो बनाएंगे। ठीक ठीक। अब हम बात करते हैं इसमें कि जो ये बात रही, हमने अभी बात की कि मेडिसिन की तरफ अगर हम जाएं तो देखिए, अगर ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने वाले, मतलब जिसको ऐसे बोलते हैं प्रोबायोटिक एलिमेंट बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा किसी वजह से कम है। अब ह्यूमन माइक्रोफ्लोरा के कंटेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो मेडिसिन हैं, जैसे जिसमें बेसिकली ईस्ट कल्चर है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हो गया, कुछ बैक्टीरियल कल्चर है, इस तरह के बहुत सारे क्या बोलते हैं जो उपलब्ध हैं चीज़ें, जैसे मैनकाइंड का है, टूनाकाइंड गोल्ड है, बायो बूस्ट है, बूस्टअप है, ये सारे इस तरह के उत्पाद हैं जो कि माइक्रोफ्लोरा के कंटेंट को बढ़ा देते हैं। कुछ एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस भी हैं जो कि सेल्लोज हेमिसिल्लोज के डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो प्रोबायोटिक के अलावा कुछ प्रीबायोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं। प्रोबायोटिक एलिमेंट तो हो गए सीधे के सीधे माइक्रोफ्लोरा, कुछ प्रीबायोटिक एलिमेंट जो होते हैं इन माइक्रोफ्लोरा को पोषण देते हैं, जिससे इनकी संख्या और बढ़ती है और पाचन और ज़्यादा एफिशिएंट होता है। बाकी रही बात, अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो अपने निकटस्थ जो है पशु चिकित्सालय में दिखवाएं, क्योंकि उसमें फिर जो इंटरवेंशंस होंगे वो एक पशु चिकित्सा के जो पशु चिकित्सा का जो भी एक्सपर्ट होगा उसके द्वारा ही संभव है। उस समय जो लक्षण होंगे उस हिसाब से दवा हो जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है सुमेश, धन्यवाद।